प्रोबेबिलिटी की बेसिक्स जो है वो हम लोगों ने देख ली, लेकिन आज जो हम लोग शुरू करने वाले वो है रैंडम वेरिएबल। अब आज का सेशन और इसके बाद का सेशन, ये दोनों सेशन में हम लोगों को इस रैंडम वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, आज रैंडम वेरिएबल के साथ साथ हम लोग देखने वाले कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी कि पीएमएफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी कि पीडीएफ क्या होता है, एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो कि सीडीएफ नाम से जाना जाता है, वो भी हम लोग देखने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि यार ये रैंडम वेरिएबल वाला जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये रैंडम वेरिएबल एक्चुअल में है क्या। आप समझ लो ये रैंडम वेरिएबल मतलब कि it works as a mediator, right? As a broker, as a mediator. For example, देखो आप और आपका कहीं दूर रहने वाला दोस्त है, अगर आप लोग फेसबुक के थ्रू अगर चैटिंग कर रहे हो तो आई कैन से दैट फेसबुक इज अ रैंडम वेरिएबल। फेसबुक को हटा दो, इंस्टाग्राम को लगा दो तो इंस्टाग्राम इज द रैंडम वेरिएबल। इंस्टाग्राम को हटा दो, व्हाट्सएप को लगा दो, व्हाट्सएप इज योर रैंडम वेरिएबल। तो इस केस में रैंडम वेरिएबल क्या करता है, किसी एक चीज को दूसरे चीज से कनेक्ट करने का काम करता है। अब आपका एक छोटा सा सवाल जरूर होगा, सर इस केस में प्रोबेबिलिटी में ये क्या ही करेगा। मैं बताता हूँ, आपने सैंपल स्पेस नाम तो बहुत सुना होगा। तो सैंपल स्पेस के जितने सारे सैंपल्स होते हैं उन सैंपल्स को रियल लाइन पे लाने का काम कौन करता है, आपका रैंडम वेरिएबल करता है। चलिए आपको एक एग्जांपल बताते हैं। लेट्स हैव अ सिंगिंग रियलिटी शो। एक रियलिटी शो का एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि भाई बहुत सारे सिंगर्स आ रहे हैं, गाना गा रहे हैं और दो जजेस है, राइट। कितने जजेस है? दो। तो उसमें से दोनों जजेस के हिसाब से मैं कुछ चीजें बता दूं। दोनों जजेस का मार्किंग स्कीम बहुत अजीब सा है, राइट। देखो, एक को हाथ में दिया हुआ है कॉइन और दूसरे को हाथ में दिया हुआ है डाइस। तो एक के पास डाइस है और एक के पास कॉइन है, राइट। तो एक कॉइन टॉस करके मार्क्स देगा और एक डाइस थ्रो करके क्या करेगा, मार्क्स देगा। अब ये दोनों का मार्किंग स्कीम का जो लॉजिक है, वो लॉजिक जो गा रहा है उसको बिल्कुल पता नहीं है। चलो इमेजिन करते हैं कोई एक सिंगर आया और वो गाना गा रहा है। तो समझ लो कि आपके इस शो में कोई एक एंकर भी होता है, जैसे मनीष पॉल हो, आदित्य नारायण हो, बहुत सारे एंकर्स है, आपको पता है। तो उसमें से लेट्स से ये कौन है, ये कंसिडर करते कोई एक एंकर है जिसका नाम है लेट्स से मनीष पॉल। अब होता क्या है, जब कोई एक सिंगर गाना गा के जा रहा है स्टेज पे आके, तो उसको उसका जो एनालिसिस है वो करेंगे कौन, जजेस। अब मुझे बता दो जजेस का जो सैंपल स्पेस रहेगा वो क्या रहेगा। एक को कॉइन टॉस करने का काम दिया, यानी कि ईदर हेड्स आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, टेल्स आ सकता है। समझ रहे हो ना, स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। और दूसरे को रोलिंग डाइस का हम लोगों ने काम दिया है, तो उसके सैंपल्स क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हेड्स के साथ 1 2 6 हो सकता है या फिर टेल्स के साथ 1 2 6 हो सकता है। तो सैंपल स्पेस के टोटल 12 सैंपल्स हम लोगों के पास अभी फिलहाल रेडी है। अब आप बोलोगे सर किसी को अगर H और 4 आया तो मतलब क्या है भाई, कितने मार्क्स आए उसको। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो मार्किंग का लॉजिक है वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को पता है, उसका नाम है कैपिटल X, उसका नाम है मनीष पॉल। यानी कि जो एंकर है उसी को पता है कि भाई वो सिंगर को कितने मार्क्स मिले और वो जो सिंगर के मार्क्स है उसके हिसाब से उनको यहाँ पे क्या करेगा, खड़ा करने की कोशिश करेगा। तो मैं चलो आपको बता दूं कि रैंडम वेरिएबल यानी कि कैपिटल X को क्या प्रोग्राम किया गया है, क्या बताया गया है। तो मनीष पॉल को बताया गया है जब भी कभी हेड्स आएगा तो पॉजिटिव मार्क्स मिले। कितने मार्क्स मिले, पॉजिटिव मार्क्स मिले हुए। तो आप देखो, आपको यहाँ पे एक्सिस दिखाई दे रहा होगा स्मॉल x वाला, जहां पे मुझे वैल्यूज दिखाई दे रही है, यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज है और इस साइड में आप देख सकते हो जीरो और नेगेटिव वैल्यूज आपको क्लियरली दिखाई पड़ रही है। अब जबकि हेड्स आएगा उसको पता है पॉजिटिव वैल्यूज है, तो वो क्या करेगा, सिंगर को राइट साइड में लेके जाएगा। अब कितना लेके जाएगा तो बताता हूं। उसको बोला है अगर हेड्स के साथ जो भी अपर मोस्ट फेस पे नंबर आएगा उतने ही उसके मार्क्स है। मतलब कि देख लो H और कितना है यहाँ पे, सॉरी उतने नहीं, आई एम सॉरी, लेट्स चेंज दिस। जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, जितना उसको अपर मोस्ट फेस पे आया है उसके डबल उसके मार्क्स है। कितने, डबल। अब भाई रैंडम है यार, कुछ भी ले सकते हो। तो बता दो अगर उसको H और 1 आया है तो उसके मार्क्स कितने हुए दोस्त, उसके मार्क्स हुए सिर्फ और सिर्फ 2। H और 2 आया तो उसके क्या मार्क्स हुए, पॉजिटिव 4। H और 3 आए तो मार्क्स कितने हुए, 6। H और 4 आए तो मार्क्स कितने हुए, पॉजिटिव 8। H और 5 आए तो मार्क्स कितने हुए, 10। और H और 6 आया तो मार्क्स कितने हुए मेरे दोस्त, क्लियरली कितने हो गए, 12 हो गए। तो सिंपल एनालॉजी है जिसको हम लोग लेके यहाँ पे जा रहे हैं। आप बोलोगे सर हेड्स का हो गया, टेल्स का क्या है,
टेल्स के लिए बोला है जितना, टेल्स मतलब नेगेटिव मार्क्स उसको मिलने वाले, और तो और जितना नंबर अपर मोस्ट फेस में है उतना उसका नेगेटिव में वैल्यू रहेगा। सिंपल एनालॉजी, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। तो देखो 1 के लिए ऑफकोर्स उसको क्या रहेगा, -1 मार्क्स रहेगा, 2 के लिए -2 रहेगा, 3 के लिए -3 रहेगा, 4 के लिए उसको -4 रहेगा, 5 के लिए उसको -5 रहेगा, और 6 के लिए उसके मार्क्स कितने रहेंगे, -6 रहेंगे। तो आपको क्या एक चीज़ समझ में आई, यहाँ पे आपके जो सैंपल स्पेस जो कि मीनिंगलेस था उसको रियल लाइन पे लाने का काम, मैप करने का काम जो है वो किसने किया, रैंडम वेरिएबल। और मेरे भाई ये आपकी रैंडम वेरिएबल की स्टोरी खत्म। तो रैंडम वेरिएबल कैन बी एनीथिंग। अब आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे उल्टा पुल्टा करना हो, प्रोग्राम करो। नहीं सर मुझे इसका इंटू 3 करना हो, जब भी मार्क्स आएंगे आपके हिसाब से कर लो, आपको जो चाहिए आप कर सकते हो भाई। इसीलिए तो नाम दिया है रैंडम, और बोला क्या है, वेरिएबल तो रैंडमली वेरी होगा। किसी एक चीज पे स्टिक करो, उसको प्रोग्राम करो, उस हिसाब से आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो बहुत सिंपल एनालॉजी। आई होप सो कि आपको जो भी मैंने यहाँ पे बताया रैंडम वेरिएबल के बारे में वो आपको पता पड़ चुका है। और हमेशा याद रखना रैंडम वेरिएबल को सिंबॉलिकली कैपिटल X के हिसाब से हम लोग दिखाना चाहते हैं। नाउ इफ यू गो बाय दिस रैंडम वेरिएबल, तो आप पूछोगे अरे सर जी कितने टाइप होते हैं रैंडम वेरिएबल के? 3। एक होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, दूसरा होता है डिस्क्रीट, और तीसरा होता है आपका मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। मैं बताता हूँ, जस्ट छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम लोगों ने अभी अभी देखा, ये जो वैल्यूज है मतलब सैंपल स्पेस डिस्क्रीट है ना। चलो सैंपल स्पेस भी डिस्क्रीट है और आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जो वैल्यू है 3 पे कुछ नहीं है, 5 पे कुछ नहीं है, तो ये जो वैल्यूज है ये सारी डिस्क्रीट पॉइंट पे आ रही है, इसीलिए दिस इज नोन टू बी एज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। समझ में आया? अब अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो अरे सर जी वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या हो सकता है? सिंपल चीज है, अगर आप वेट के हिसाब से, किसी का कितना वेट है उस हिसाब से अगर आप कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हो तो ऐसा होता है ना 68.1, 52.3, तो रैंडमली कुछ भी वैल्यू जो आएंगी वो कंटिन्यूअस हो सकती है। तो इस केस में, या फिर हाइट देख लो आप, अगर मैं हाइट के हिसाब से देखूँ तो कुछ इस तरीके से अगर मुझे ग्राफ मिल रहा है, किसी की हाइट अगर मैं बोल रहा हूँ 145 है और किसी का हाइएस्ट हाइट होता है 190, और ऑन एन एवरेज लोगों की हाइट लेट्स से 165 के अराउंड रहती है। तो अगर इस हिसाब से अगर मैं कुछ प्लॉटिंग करना चाहूँ तो ये जो मेरा प्लॉटिंग दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है कंटिन्यूएशन में, तो इसीलिए दिस इज नोन टू बी एज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो जैसे जैसे समझ आएंगे ना, यूल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में बात कर रहा हूँ। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कभी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात आएगी तो पिक्चर में कौन कौन आते हैं? पिक्चर में हमेशा आपका इंटीग्रेशन वाला बंदा आएगा। जब भी कभी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में बात आएगी तो पिक्चर में हमेशा कौन रहेगा? समेशन वाला बंदा रहेगा। और तो और ये ना बहुत कम प्रैक्टिस की जाती है, मिक्स्ड में कंफ्यूजन ज्यादा है। मतलब थोड़ा पार्ट रखो आप डिस्क्रीट और थोड़ा पार्ट रखो कंटिन्यूस, इसमें तो बच्चे कंफ्यूज ही होने ना भाई। इसीलिए ये जो टाइप है इसकी प्रैक्टिस आजकल नहीं की जाती है। तो चलिए ये बेसिक चीजें आपको समझ में आई। अब मैं जा रहा हूं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके लिए। तो हमेशा याद रखना कि जब भी देखो, जब भी कभी हम लोग डिस्क्रीट के बारे में बात करेंगे ना, तब जो प्रोबेबिलिटी का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन आता है, डेंसिटी का फंक्शन आता है, दैट इज नोन टू बी एज PMF। बताता हूं, एग्जांपल ही दे देता हूं। चलो 2 कॉइन्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? टॉस कर रहे हैं। तो अब आप मुझे ये मत बताना कि आपको सैंपल स्पेस नहीं पता है। हेड्स आ सकता है, हेड्स टेल्स आ सकता है, देन टेल्स हेड्स आ सकता है, टेल्स हेड्स आ सकता है, और क्या आ सकता है भाई? टेल्स आ सकता है। तो आपको पता है अगर आपने 2 कॉइन्स टॉस करी साइमल्टेनियसली तो आपके आउटकम्स कितने आने वाले हैं? 4 आउटकम्स आने वाले। चारों आउटकम्स मैंने दे दिया। अब पूछोगे करोगे क्या? मैं सैंपल स्पेस के बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे ना, सैंपल स्पेस के बाद रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे। रैंडम वेरिएबल में मैं प्रोग्राम करूंगा नंबर ऑफ हेड्स के ऊपर। किसी पे भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मेरे दोस्त, आपको कॉन्सेप्ट समझ में है, इसलिए नंबर ऑफ हेड्स पे हम लोग काम करेंगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कितने हेड्स आ सकते हैं? तो देखो आपको आपका एक्स जो है वो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। एक तो कोई भी हेड नहीं होगा, या फिर 1 होगा, या फिर मैक्सिमम कितने हेड्स हो सकते हैं मेरे दोस्त? 2 हेड्स हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं और देखते हैं कि हमें क्या कहना है। चलो प्लीज देखो, अभी मैं जो बता रहा हूँ आपको, x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 0 आ सकता है नंबर ऑफ हेड्स में, 1 आ सकता है, या फिर 2 नंबर ऑफ हेड जो है वो हो सकते हैं। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? अगर ऐसा है तो जल्दी से मुझे बता दो कि व्हाट डू यू थिंक कि मुझे यहाँ पे
प्रोबेबिलिटी मिलेगी 0 आने की। मतलब मुझे बता दो 0 हेड्स का मतलब यहाँ पे कितने सैंपल्स हम लोगों के लिए फेवरेबल रहेंगे? ऑफ कोर्स सिर्फ एक सैंपल होगा, यहाँ पे कोई भी हेड नहीं है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो 1 आउट ऑफ 4। एम आई करेक्ट? अब बता दो 1 कितनी केसेस में आ सकता है? यहाँ पे भी 1 हेड्स है, यहाँ पे भी 1 हेड्स है, तो क्लियरली आप बोल सकते हो कि देयर आर 2 सैंपल्स आउट ऑफ 4 जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक हेड देगा, और तो और 2 हेड का सिर्फ अगेन एक प्रोबेबिलिटी होगा, यानी कि ये भी कितना रहेगा? 1/4 के हिसाब से रहेगा। तो चलिए एक प्यारा सा टेबल ही कर लेते हैं और आपका अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कैपिटल एक्स के लिए कुछ मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स का लॉजिक रैंडमली सिलेक्ट किया, तो रैंडम वेरिएबल हो गया। इस रैंडम वेरिएबल ने वैल्यूज जो ली है 0 1 2 वैल्यूज ली है, तो अब ये जो आई है दिस इज नथिंग बट आपका प्रोबेबिलिटी का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये प्रोबेबिलिटी इस तरीके से है 1/4 2/4 1/4, तो अब हमारा सवाल है कि सर जी हम लोग तो बात करने वाले थे पीएमएफ और सीडीएफ के बारे में, ये होता क्या है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट। आप खुश रहना मेरे दोस्त, आप भी खुश, मैं भी खुश। सबसे पहले तो मैं आपको प्लॉट ही करके दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमेशा आपका प्लॉटिंग होगा एक्स एक्सिस पे, दिखाई दिया। अब आप सबसे पहले स्मॉल एफ को यूज कर रहे हो, देखो किस तरीके से लिखा हुआ है, स्मॉल एफ एक्स ऑफ एक्स। ये जो कैपिटल एक्स है ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मैं ही हूं वो रैंडम वेरिएबल, यानी कि जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम होता है वैसे ही। और ये स्मॉल एक्स तो आपको पता है वैल्यूज ले रहा है। कौन सी वैल्यूज ले रहा है भाई? 3 वैल्यूज ले रहा है। एक ले रही है वैल्यू 0, दूसरी आ रही है दूसरी आ रही है 1, और तीसरी वैल्यू क्या आ रही है आपकी 2। तो जल्दी से बताइए 0 पे आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? ऑफकोर्स आपकी प्रोबेबिलिटी आई थी 1/4, 1 पे आई थी 2/4 यानी कि 1/2, और 2 पे आई थी वापस एक बार 1/4। तो आपको यहां पे देख लीजिए दिस इज क्लियरली 1/4, दिस इज क्लियरली 2/4, दिस इज क्लियरली 1/4। तो ये जो आपका प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आपने यहां पे दिखाया हुआ है दिस इज नोन टू बी एज पीएमएफ। तो हमेशा याद रखना ये प्रोबेबिलिटी जहां पे भी जैसे भी आप प्लॉटिंग करके दिखा रहे हो, रादर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अब सिंपल लैंग्वेज में बताओ, आप बिल्कुल चिढ़ना मत मेरे ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा याद रखिएगा आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी कि पीएमएफ कभी पूछा तो वो हमेशा दिखाई देगा विद द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एफ। आपको स्मॉल एफ के साथ ब्रैकेट में लिखना है एक्स मेरे दोस्त। मैं बस थियोरेटिकली प्रैक्टिस अच्छी हो इसलिए नीचे कैपिटल एक्स लिखता हूं, जो रैंडम वेरिएबल का उसका फुटेज मिलना चाहिए इसलिए। तो यहां पे स्मॉल एफ एक्स ऑफ एक्स लिखा। अब टेक्निकली बता दूं इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया यहां पे एक्स कैन टेक एनी वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से ये आपका पीएमएफ का स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है मेरे दोस्त। प्लीज ये नोटेशंस आप कभी मत भूलना। बोलोगे सर जी ठीक है पीएमएफ हम लोगों को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया है, अब आप करो एक काम पीडीएफ बताओ। नहीं भाई, पीएमएफ और पीडीएफ सेम ही है, बट पीएमएफ कब बोला जाता है? जब आपका डिस्क्रीट पे काम होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर काम होगा तब। और ये कब होगा? जब आपका कंटिन्यूअस के ऊपर काम होगा तब। तो चीजें प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, सीडीएफ दोनों में कॉमन है। सीडीएफ जो वर्डिंग है वो किस तरीके से यूज होता है मैं बताता हूं। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, देखो इसका मतलब अब क्या करो, ये सारी प्रोबेबिलिटीज को अगर मैं इनडायरेक्टली कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश करूं, देखो वापस आपको पता है आपकी नोटेशंस क्या थी, 0 था, 1 था, और क्या था भाई मेरा यहाँ पे 2 था। मुझे बता दीजिए 0 के पहले कुछ प्रोबेबिलिटी थी क्या? कोई डिस्ट्रीब्यूशन था क्या? नहीं है। 1 पे कितना है? 1/4 है। वो 1/4 थ्रू आउट आगे बढ़ रहा है। अब उसके बाद 1 के बाद इसमें और कितना ऐड हो गया? 2/4। तो ये पहले ही एक फ्लोर पे था और 2/4 फ्लोर पे चला गया। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, अब मुझे बता दीजिए थ्रू आउट ऐसा है और 2 पे उसको और कुछ फुटेज मिलेगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो मेरे भाई मैं आपको क्या बता रहा हूं ध्यान से देखना, यहाँ पे सब कुछ 0 था, यहाँ पे आप देखोगे तो इट वाज 1/4 करेक्ट है। उसमें उसके बाद 2/4 ऐड होके दिस हैज बिकम 3/4 और उसमें वापस से 1/4 ऐड होके आपको क्या मिला यहाँ पे 1। कुछ नहीं यार, ये खटाखट ऐड करते करते, जैसे अगर आप ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर पे और आपको अगर सेकंड पे जाना है तो आप कितना ऊपर जाओगे? 1 और ऊपर जाओगे ना। सिंपल चीज, 1/4 पे ऑलरेडी थे और हाफ ऊपर गए तो 3/4 हो गया, और 1/4 ऊपर गए तो कितना हो गया मेरे दोस्त? ऑफ कोर्स आपका 1 हो गया। तो यहां पे कुछ नोटेशंस आपको समझ में अगर आए हैं तो मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं मेरे दोस्त, ये जो आपको दिखाई दे रहा है उसको लिखा जाता है कैपिटल एक्स ऑफ एक्स।
प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इनटू स्मॉल एफ और कैपिटल एफ। ये जो कैपिटल एफ दिखाई दे रहा है दिस इज योर CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप इसको बोल सकते हो। आप यहां पे इसके बारे में कुछ चीजें प्लीज समझ लेना, मैं बताता हूं आपको। ये जो है इसी को बोला जाता है CDF, जो कि कैपिटल एफ एक्स ऑफ एक्स में लिखा जाता है, जिसको आप प्रोबेबिलिटी वेयर, मतलब दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, देखो तो सही। कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू कितना लिख दूं, एक्स के हिसाब से। हमेशा याद रखना इस तरीके से कुछ आपका एफ एक्स ऑफ एक्स लिखा जाता है। बोलोगे यार सर ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्या करें हम लोग इसको। सिंपल एनालॉजी बता, तुम मुझे बता दो अब तक आप क्या कर रहे थे, ऐड ही कर रहे थे। किसको ऐड कर रहे थे, एफ ऑफ एक्स को ना, स्मॉल वाले ना। तो देखो आप अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसी CDF को यानी कि एफ एक्स ऑफ एक्स को आप लोग दिखा सकते हो ऐड करके। एडिशन मतलब क्या होता है, समेशन होता है। किसका समेशन किया, एफ एक्स ऑफ एक्स का किया। भाई थोड़ा होल्ड ऑन कर लो, अच्छे से समझ लो सर क्या बता रहे हो। और यहां पे आपके एक्स की रेंज आप क्या लिखोगे, यहां पे तो पूरा जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके एंड तक के कितना जाएगा मेरे दोस्त, यहां पे लिखा हुआ है एक्स। तो हमेशा याद रखना ये जो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना, ये वापस से आएगा ही आएगा नीचे, बट दिस इज योर फॉर्मूला फॉर व्हाट CDF। बहुत सिंपल एनालॉजी है, बिल्कुल टेंशन मत लो। आपने कुछ चीजें नोटिस करी, मैं बताता हूं। सबसे पहले तो हमेशा ये चीज याद रखो, प्रोबेबिलिटी का सबसे पहला रूल, लोएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है 0, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो ये जो आपको एफ ऑफ एक्स वाले अंकल दिखाई देंगे ये कभी भी 0 से नीचे हो ही नहीं सकते, नेगेटिव हो ही नहीं सकते। तो आपका पहला इंपॉर्टेंट चीज है, आप बोलोगे कि कुछ भी हो भाई मेरा जो ये फंक्शन है ना ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं सारी की सारी प्रोबेबिलिटी ऐड करूं, आप चेक कर लेना, ये सारी प्रोबेबिलिटी ऐड करो 1/4 + 2/4 इज 3/4 + 1/4, अभी भी हम लोगों ने दिखाई। तो आपका हमेशा समेशन जो आता है प्रोबेबिलिटी का, उसका आंसर जो आता है वो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो ये हम लोगों को सम सॉल्विंग के लिए बहुत जरूरी होता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। और उसके बाद कोई भी बीच के वैल्यूज पूछी हुई तो भाई हम लोग थोड़ी डरते हैं। अगर हम लोगों को 1 से 2 पूछा है तो यहाँ पे 1 से लेके 2 के लिए हम लोग समेशन करेंगे और आंसर लाने की कोशिश करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है CDF यानी कि एफ एक्स ऑफ एक्स की बारे में जब बात होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन की जब बात होगी, तब हमेशा याद रखना कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स में दिखानी है। तो समेशन आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स तक, आपको कुछ चीजें दिखानी है, दैट गोज फॉर एफ एक्स ऑफ एक्स। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट। अब ये जो सारा सब कुछ डिस्कशन चल रहा था, मैं तो फिलहाल किसके लिए कर रहा था, डिस्क्रीट के लिए कर रहा था। अब सेम चीज अगर मुझे कैरी फॉरवर्ड करनी है तो मैं करूंगा ये सेम चीज PDF के लिए यानी कि कंटिन्यूअस के लिए। अब आप देख लेना, जब मैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करूंगा ना, मैं रैंडमली दिखाता हूं आपको, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करूंगा ना, तो ना मेरे पास कुछ इस तरीके से कुछ चीजें आएंगी, जैसे कि आई कैन से दिस हैज टू बी एक्स। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी एक ग्राफ देखा था, वही बताने की कोशिश करता हूं। लेट्स हैव दिस एज 140, दिस इज 1 क्या लिया था, 190 के अराउंड लिया था, और लेट्स से दिस इज नथिंग बट कितना 165। सो ऑन एन एवरेज 165 के अराउंड बहुत लोगों की हाइट होती है। सो मैं यहाँ पे हाइट के हिसाब से कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी ग्राफ आया ना, उस ग्राफ को हम लोग बोलेंगे PDF यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। समझ में तो आया है। रैंडम वेरिएबल में कंटिन्यूएशन में होगा तो वो जो चीज यहाँ पे आपको डिस्क्रीट पोजीशन पे दिखी, अभी आपको कंटिन्यूएशन में दिखाई देगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अरे सर जी अगर ऐसा है तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से दिखाई देगा, किस चीज का, एफ एक्स ऑफ एक्स का यानी कि CDF का ग्राफ। तो हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको दिखाता हूँ आपको कुछ इस तरीके से। अब जो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा वो ग्राफ देखना किस तरीके से दिखाई देता है, ऐसे कुछ दिखाई देगा और ऐसे जाके ये थ्रू आउट सेटल हो जाएगा। इसका मतलब है ये 190 के बाद पूरा का पूरा 1 पे चला जाएगा, एंड 140 के पहले अगर आप चेक करोगे तो ये थ्रू आउट आपको कितना देगा, 0 देगा। तो ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है ना मेरे दोस्त, ये ग्राफ आपका किसका रहेगा, ऑफ कोर्स CDF का रहेगा। आई रिपीट, मैं वापस आपके लिए बस लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो आया दिस इज PDF, ये जो आया इसको बोलते हैं CDF। तो हमेशा CDF इज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, एडिशन एडिशन एडिशन
मल्टीप्लिकेशन करते जाओ प्रोबेबिलिटी और एक्यूमुलेट करते जाओ वैल्यूज और एंड में कहां तक आके रुको, 1 पे आके रुको। अब आप बोलोगे सर इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, मैं आपको बता दूं सेम चीज कभी भी कोई भी पीडीएफ 0 से नीचे नहीं हो सकती, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और हाईएस्ट कितना होता है वो तो आपको पता है, ऑफ कोर्स दैट इज 1। और तो और सारे लोगों को अगर आप ऐड करोगे तो यहां पे जब रैंडम वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन पिक्चर में आया, सो माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का आंसर जो आता है वो आता है हमेशा 1। और मेरे दोस्त ये सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए फॉर्मूला रहने वाला है सम सॉल्विंग के लिए, आगे जाके जब सम आएंगे ना तब आपको पता पड़ेगा मैंने क्या कहा है। अब और एक चीज मुझे बता दो कि यहां पे जब मैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ले रहा हूं, 0 से जाके आपकी प्रोबेबिलिटी एंड में कहां तक आ रही है इंटीग्रेशन में, 1 तक ऑफ कोर्स आ रही है। अब अगर मैं 1 तक ना जाऊं, कहीं पे भी बीच में अटकू x तक के, तो ये रहा मेरा सीडीएफ का फॉर्मूला। आप देख सकते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू x, जो हम लोगों ने प्रीवियसली भी देखा, तो कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से लेके कितना लिखा है मेरे दोस्त, x तक के लिखा है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों को आगे जाके लगेगा। और तो और उसके बाद इन दोनों ग्राफ को अगर आपने तरीके से एनालाइज किया होगा तो कोई एक किसी दूसरे का डिफरेंशिएशन कर रहा है, कोई एक दूसरे का इंटीग्रेटर है। तो सिंपल चीज है भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ, याद रखना डी बाई डी एक्स, यानी कि आप लोगों ने डी बाई डी एक्स ऑफ सी डी एफ अगर करा तो आपको आंसर जो मिलता है वो हमेशा किसका मिलता है, पीडीएफ का मिलता है। ये ना बहुत सारे एमसीक्यूज में बहुत बार सवाल आता है, तो छोटी सी कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान देना क्या है। एक और बात बताना, बस भाई फाइनल है, क्यूमुलेटिव में मुझे बता दो आपका माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा वैल्यू कितना रहेगा, ऑफ कोर्स आपका 0 रहेगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे सब कुछ खत्म होने के बाद आपका फाइनल आंसर कितने पे आके रुकेगा, 1 पे आके रुकेगा। तो माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा लोएस्ट वाले वर्जन पे आपका आंसर हमेशा 0 रहता है और हाईएस्ट वाले पीक पे आपका आंसर जो रहता है वो हमेशा कितना रहता है, 1 रहता है। सो प्लीज दो चीजें याद रखना, कभी भी स्मॉल एफ और कैपिटल एफ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्मॉल एफ इज पीडीएफ, कैपिटल एफ इज सीडीएफ, दोनों में का रिलेशनशिप आपको पता है। सारे के सारे पीडीएफ अंकल का इंटीग्रेशन करोगे तो ऑफ कोर्स आपका आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो आई होप सो आपके पास नोटबुक है, आपने ये वाला, जैसे कि आपको ये क्लियरली पूरा का पूरा पीडीएफ मिल रहा है, तो आपने ये पीडीएफ फॉर्मेट में उठाओ, इस पीपीटी की जितनी सारी चीजें लिखी है तो आप इसको टाइटल दे के सीडीएफ पीडीएफ करके फटाफट लिख लो। अब इसके बाद मैं शुरू करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल्स के लिए, और तो और थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन भी लगने वाला है, जैसे से समझ आएंगे मैं आपको बताऊंगा। वापस बताता हूं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा जब सम सॉल्विंग होगा, तब कुछ पीडीएफ दिया होगा तो मैं तो भाई पीडीएफ आते ही चिल्लाऊंगा कि भाई इंटीग्रेशन ले, आंसर कितना ला, 1 ला। अगर मुझे कहीं पे सीडीएफ दिया है तो मैं तो बोलूंगा भाई डिफरेंशिएशन ले और आंसर किसका लेके आ, आपके स्मॉल एफ एक्स ऑफ एक्स का लेके आ। तो भाई शुरू करते न्यूमेरिकल्स के लिए, तब तक प्लीज एक बार फॉर्मूले जरूर लिख लेना। शुरू करते हैं पहले सम के साथ। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स फ्रॉम 0 से लेके 2 एंड इट इज 0 अदरवाइज। अब मुझे बता दो सबसे पहले तो दिया क्या है, ये आपको दिया है स्मॉल एफ दिया हुआ है, तो मैंने आपको पहले भी सिखाया, वापस बता रहा हूँ, जब स्मॉल एफ दिया जाता है तो आपका सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इंटीग्रेशन सबका क्या होना चाहिए, पूरे रेंज के लिए हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट। तो अब पूछा क्या क्या है, सबसे पहले तो हमें कॉन्स्टेंट सी निकालने के लिए बोला है, फिर हमें कोई बीच की प्रोबेबिलिटी बोली है जो फाइंड आउट करनी है, एंड उसके बाद क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। चलो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। प्लीज अगर आपको एक सम, बहुत सारे सम्स नहीं ले रहे हो, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस रहते हैं, आप वो इंटीग्रेशन के हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। तो चलो मैं आपको बता दूं किस तरीके से मैं सम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लेके आऊंगा वी नो दैट, अब आप खुद मुझे बता देना कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। वी नो दैट में मैं बात कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स का जो आंसर आता है वो हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब आप मुझे बता दो कि मैं अगर सबसे पहले, लेट्स से कि हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन के लिए अटैक कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। हाँ, तो अब मुझे बता दो इस केस में मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है वो एफ ऑफ एक्स का रेंज क्या है, कहां पे सिर्फ प्रेजेंट है, तो ये भाई साहब सिर्फ 0 से लेके 2 पे प्रेजेंट है, ना पहले है ना उसके बाद में। अब आप बोलोगे सर उसके बाद तो दिखाई दे रहा है ना, भाई उसके बाद अगर हो भी तो भी वैल्यू कितनी है, 0। तो भाई साहब जो भी रेंज है वो आप यहाँ पे लिख दो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है आपका, सी एक्स है, डी एक्स है, और जिसका आंसर आप कितना बोलोगे, 1। लेट मी टेल यू समथिंग, हम लोग कॉन्स्टेंट सी फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आप खुद ही मुझे बता दो इससे ईजी और क्या ही हो सकता है मेरे भाई। अब बता दो सी एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर बाय 2 गोइंग फ्रॉम 0 से लेके 2, हैविंग आंसर कितना आता है, 1। अब आप पूछोगे ये कहां से आया, भाई ऐसे मत कर,
पर एक्स रेस टू एन डी एक्स इंटीग्रेशन के बहुत सारे वीडियोस मेरे ऑलरेडी पिक्चर में हैं, आप चाहिए तो ऐप पे भी देख सकते हो या फिर यूट्यूब पे देख सकते हो। यू नो इट, एक्स रेस टू बड़ा भाई बाय बड़ा भैया इज योर आंसर। अब मुझे बता दो यहाँ पे सी एज इट इज अपर लिमिट में पुटअप करोगे तो दिस विल बी क्लियरली, देखो क्या क्या आंसर्स आते हैं और किस तरीके से आता है। दिस क्लियरली बिकम्स 4/2, एम आई करेक्ट? और माइनस कितना आता है लोअर लिमिट में, क्लियरली आता है आपका 0 इज इक्वल टू कितना होगा, सो ये आया यहाँ पे 2। तो सी का जो आपको यहाँ पे आंसर मिला दैट इज क्लियरली नथिंग बट कितना आया, 1/2 आया। अब आप मुझे बता दो ऐसा अगर आपका सी आ जाए तो आपको क्या चीजें पता पड़ रही है, आप इसको रीराइट कर सकते हो। सो आप लिख सकते हो अब मुझे एफ ऑफ एक्स मिल चुका है दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब सी की जगह पे कितना लिखोगे हाफ, तो ऑफकोर्स ये x/2 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एंड इट इज 0 अदरवाइज। तो ये भी आप क्लियरली यहाँ पे लिख सकते हो। तो देख भाई यहाँ तक आप लोग आ चुके हो। तो ये मैंने सबसे पहला वाला किया। अब आप मुझे बता दो नंबर 2 में मुझे क्या पूछा है। नंबर 2 में मुझे पूछा है आई नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी वेयर हाफ लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू कितना आता है 3/2। जब ऐसी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो मैंने आपको पहले भी सिखाया, कोई भी इन बिटवीन वाली प्रोबेबिलिटी पूछे जाए तो खटाखट इंटीग्रेशन करो, जो पूछा है वो रेंज दे दो और बात खत्म कर लो। तो मैं क्यों छोड़ू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी दैट हाफ लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू, आई एम सॉरी कैपिटल एक्स होना चाहिए था टेक्निकली, हाँ ये भी कैपिटल एक्स लिख लेता हूँ सो दैट हम लोगों के लिए कंफ्यूजन ना हो वैसे तो। और यहाँ पे 3/2 अगर है तो आई विल गो फॉर व्हाट, आई विल सिंपली गो फॉर, इन दिस केस कितना जा सकते हैं हम लोग, हाफ जा सकते हैं और कितना जा सकते हैं 3/2 जा सकते हैं। अब रैंडम वेरिएबल ये वैल्यूज ले रहा है ना दोस्त, तो हाफ लिखा 3/2 लिखा और यहाँ पे मैंने चुपचाप क्या लिखना चाहिए था एफ ऑफ एक्स और साथ में क्या लिखना चाहिए था dx। तो चलिए इंटीग्रेशन बताइए भाई, 1/2 3/2 लिख दिए। अब यहाँ पे आपका है x/2 और उसको आपको क्या करना है dx करना है। तो चलिए ना मैं हेल्प करता हूँ आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने में। तो योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी, मेरे भाई आपका हाफ तो एज इट इज रहेगा, x का इंटीग्रेशन आएगा x²/2 जो कि जाएगा 1/2 से लेके 3/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप चेक कर सकते हो 1/2 से लेके 3/2 x का इंटीग्रेशन इज x²/2। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 1/4 वाला एलिमेंट मेरा बाहर आएगा, ये हो जाएगा 9/4 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट है, देखिए स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लिया तो ये 9/4 होगा, इसका स्क्वायर किया तो 1/4 होगा। सो ये हो जाएगा 8/4, 8/4 का मतलब है 2। तो यहाँ पे वापस से मेरी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/4 के साथ साथ 8/4। तो ये जो है मुझे क्लियरली वैल्यू देके जाएगा 1/2। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी है हाफ लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3/2 की, उसका आंसर जो आ रहा है दैट इज व्हाटएवर जो भी है, कम ज़्यादा हो सकता है, मेरे से भी वैल्यूज इधर उधर हो सकती है, बस आपको लॉजिक पता चलना चाहिए, इसलिए ऐसे सम्स जो है वो मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इज दिस ओके टू यू? अब यहाँ तक भी हो गया। आप बोलोगे सर जी दो सब क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिए, अब तीसरा कौन है? आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोला है, यानी कि आपको कैपिटल एफ एक्स ऑफ एक्स वाले पे अटैक करना है। ये आपको चाहिए तो आप लिखो सफिक्स में जो लिखा है मैंने वो। अब कैपिटल एफ एक्स मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? मुझे बता दो कि जितना मैंने आपको सिखाया है कि क्या आपको पता है कैपिटल एफ एक्स ऑफ एक्स जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू -∞ टू एक्स होता है, और यहाँ पे स्मॉल एफ एक्स ऑफ एक्स जो है वो हमेशा लिखा जाता है। तो यू नो इट कि किस तरीके से ये वर्कआउट होता है। करेक्ट है, अगर ये आपको पता है किस तरीके से वर्कआउट होता है तो मेरे कुछ छोटे से सवाल है। अब हम लोगों को करना क्या होगा, देखो हमेशा याद रखो सारा कुछ फोकस आपके स्मॉल एफ ऑफ एक्स के ऊपर है, तो आपने कुछ चीजों का ख्याल जरूर रखना है। मैं बताता हूँ कैसे। रेंज कितनी है 0 से लेके 2, तो आपके वर्जन्स कैसे शुरू होने चाहिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने किस बारे में सोचना चाहिए, व्हेन x इज लेस देन 0। अब आप मुझे खुद ही बता दो, अगर आपके x एंकल लेस देन 0 रहेंगे तो ये अदरवाइज सेक्शन में आएंगे, तो इस केस में आपका f ऑफ x जो होगा वो ऑफ कोर्स कितना होगा 0 रहेगा। तो आप मुझे बता दो आपका जो f x ऑफ x दिखाई देगा इस केस में उसका आंसर कितना आएगा। ऑफ कोर्स ये कुछ भी आप लिखो, यहाँ पे आप लिखोगे -∞ से लेके व्हाटएवर लेस देन 0 बोला है ना, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, ये f ऑफ x जो है वही आपका 0 होने की वजह से यहाँ पे आपका क्लियरली आंसर कितना आएगा 0 आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 0, एम आई करेक्ट?
अब मैं सेकेंड लॉट के लिए जाऊंगा, प्लीज देखना सर क्या कर रहे हैं। सेकेंड लॉट में सर बोल रहे हैं 0 लेस देन एक्स लेस देन किसके लिए जाना चाहते हैं, आई एम सॉरी, लेस देन 2 के लिए जाना चाहते हैं। आप चेक कर सकते हो 0 से लेके 2 का यहाँ पे ब्रेकडाउन है। तो इस केस में मैं सम को सॉल्व करने की कोशिश ही किस तरीके से कर रहा हूं मेरे दोस्त, आप देख लेना। 0 से लेके 2 के बीच में मुझे अगर जाना है तो अब जाके मेरा जो फॉर्मूला बनेगा तो fx ऑफ x का मेरा सिंपल शानदार फॉर्मूला होगा 0 से लेके सिर्फ और सिर्फ कहां तक जाएगा, x, क्योंकि अब लोअर लिमिट ब्लॉक हो गया, 0 पे आ गया। और इसके साथ यहाँ पे मैंने चुपचाप लिखना है f ऑफ x dx। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है f ऑफ x का वैल्यू। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। दिस इज 0 से लेके x और यहाँ पे हाफ है और साथ में x/2 है ना, आप चेक कर सकते हो x/2 है। तो इसको अगर मैं पूरा का पूरा सॉल्व करूँ तो माय आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी हाफ एज इट इज। x का इंटीग्रेशन आता है x²/2 गोइंग फ्रॉम 0 से लेके x अपर लिमिट लोअर लिमिट के हिसाब से भी देखोगे तो योर आंसर इन दिस केस वुड बी नथिंग बट x² डिवाइडेड बाय कितना होगा, 4 रहेगा। लोअर लिमिट तो वैसे भी 0 है। तो डिड यू गेट माय पॉइंट। अब आएगा मजा जबकि आपने नंबर 2 वर्कआउट किया, लेकिन अब नंबर 3 के लिए आपको क्या चीज करनी पड़ेगी, नंबर 3 में और x व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो बहुत सिंपल है भाई, फॉर्मूला समझ लो ऐड और लॉजिक देख लो कि सर क्या करना चाहते हैं। fx ऑफ x का अब आंसर आएगा इंटीग्रेशन में 2 से लेके कितना जाएगा मेरे दोस्त, ये आई एम सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए गया है। तो ये जो मेरा आंसर है पूरा का पूरा कहां से कहां तक जाएगा, पूरा सिग्नल लेना पड़ेगा 0 से लेके 2 तक जितना सारा है ही कौन, f ऑफ x ही है ना आपका 0 से लेके 2 में। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 0 से लेके 2, आई एम सॉरी आई चेंज द कलर, हाँ यहाँ पे आपको मिलेगा 0 से लेके 2। आपका f ऑफ x कौन है इस केस में, सिर्फ और सिर्फ x/2 था, याद है ना आपको, dx। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। अभी 1/2 को एज इट इज लिखा है, यहाँ पे मैंने x²/2 को लिख दिया गोइंग फ्रॉम 0 से लेके 2। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4/2 ऊपर आया 2, नीचे आया 2, तो आपका जो आंसर आता है वो कितना आता है, 1 आता है। तो बहुत सिंपल एनालॉजी है। अगर मुझे आपने बोला कि अरे सर जी पूरा फाइनल आंसर लिखो, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उन्होंने जो हम लोगों को पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, चलो एंड करता हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना। तो कैपिटल fx ऑफ x जो है दैट विल टेक 3 वैल्यूज, इट विल बी 0 करेक्ट, देन इट विल बी x²/4 एंड देन इट विल बी कितना, 1। अब क्या रेंज में और किस तरीके से होगा बताओगे मुझे आप। ये जो रहेगा दैट विल बी फॉर x व्हाट लेस देन 0 करेक्ट, दिस इज फॉर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू सॉरी लेस देन 2 है ना, और ये रहेगा फॉर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। सो दिस इज हाउ यू गेट योर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आंसर। तो जरूरी है कि हर एक रेंज में उसका उस हिसाब से f ऑफ x को आपको इंटीग्रेट करना और आपका आंसर जो है वो लेके आना। पहला सम समझ में आया, एक बार प्लीज रिवाइंड करके देख लेना अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो। मैं जा रहा हूँ सेकेंड सम के लिए। अब यहाँ तक तो आपको पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ ही जाएगी। चलो, रैंडम वेरिएबल x हैज डेंसिटी फंक्शन, वापस आपको स्मॉल fx दिया हुआ है और आपको kx² दिया इन द रेंज 1 से लेके 2, kx दिया इन द रेंज 2 से लेके 3 और बाकी चीजों में लिखा हुआ क्लियरली, अदरवाइज उसका आंसर कितना है, 0। तो चलिए देखते हैं। अगर मुझे इस केस में k अंकल को फाइंड आउट करना है तो मैं तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दूँ टू फाइंड k, राइट। आपको भी पता है मैं शुरू कहाँ से करूँगा, मेरे पास बहुत बड़ी लॉटरी है। वी नो दैट, क्या हमें पता है, -∞ से लेके इन्फिनिटी f ऑफ x dx का अगर मैं आंसर निकालूँ तो वो आंसर मेरा हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मुझे बता दो आपका f ऑफ x कहाँ पे जिंदा है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा है 1 से लेके 2 में एक मेरा f ऑफ x dx आएगा और अलग अलग है ना भाई, तो 2 से लेके 3 में मेरा एक f ऑफ x dx आएगा जिसका इन टोटलिटी मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 1। आगे पीछे सब जगह पे मेरा आंसर कितना है, 0 है। तो मुझे बता दो इस एनालॉजी के हिसाब से जाओ तो मुझे यहाँ पे 1 से लेके 2 f ऑफ x का आंसर कितना है भाई, kx² लिखा हुआ है तो dx लिख दूं मैं, प्लस यहाँ पे 2 से लेके 3 में भी यहाँ पे कौन है, k इंटू एक्स है तो यहाँ पे dx लिख दूँ इज इक्वल टू 1। इंटीग्रेशन तो हम लोगों के लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, तो k को बाहर लिखता हूँ मैं, यहाँ पे x के लिए मैं लिख दूँ x³/3, इज दिस ओके, गोइंग फ्रॉम 1 से लेके 2। यहाँ पे भी k लिख दूँ मैं गोइंग फ्रॉम सॉरी फॉर x²/2 गोइंग फ्रॉम 2 से लेके 3 एंड द आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी हाउ मच, 1। तो मुझे बता दो यहाँ तक आने के बाद आप करोगे क्या, आप बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है सब जगह से। आप चाहिए तो k को दोनों तरफ से आप बाहर निकाल सकते हो। मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कर लो। सो 2 का क्यूब आएगा 8/3 माइनस आएगा 1/3, अगर आपने सही से देखा हो यहाँ पे तो माइनस आएगा 1/3, राइट। अगेन प्लस करेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा 9 तो दिस वुड लुक लाइक 9/2 और उसके साथ 2 का स्क्वायर आएगा 4 तो यहाँ पे आएगा 4/2। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट और k को सबको शानदार तरीके से एडजस्टमेंट करिए। अब बता दो आंसर्स क्या क्या आएंगे। दिस इज 7/3 एंड दिस इज 5/9 - 4, 5 बाय कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 हो जाएगा, एम आई करेक्ट।
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो अब मुझे बता दो इस केस में अगर मैं आंसर निकालने की कोशिश भी करूं, ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 14, ये आएगा 15, 14 प्लस 15 कम्स आउट टू बी 29, नीचे आएगा 6 इज इक्वल टू 1। तो मेरी k की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है 6 डिवाइडेड बाई 29। बुरा ना मानो, खराब भी अगर दिख रहा होगा तो भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट एम इज व्हाट इज टू गेट वैल्यू ऑफ k, जो कि आपको यहाँ पे मिल रही है इंटीग्रेट करने के बाद। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो ये था आपका फाइंड k वाला जो सेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में अब आएंगे। मजे क्यों मजे आएंगे? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आपके पास यहाँ पे कितने टुकड़े बनेंगे। देखो 1 से पहले 0 आंसर है, उसके बाद 1 से लेके 2 में कुछ ना कुछ है, 2 से लेके 3 में कुछ ना कुछ है, और 3 के बाद वापस से 0 हो रहा है। तो इस केस में हम लोगों को बहुत तोड़ ताड़ के काम करना पड़ेगा। मैं हूं ना, मैं आपको हेल्प करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए। जस्ट हैव अ लुक एट इट। ये समझ में आने के बाद ना आप लोग बहुत स्मार्ट हो जाओगे, क्योंकि अब आपको लॉजिक पता चलेगा कि सर ने एक्चुअल में क्या क्या किया है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को मैं अभी तोड़ रहा हूँ। सबसे पहले तो x लेस देन 1 के लिए चेक करना। x लेस देन 1 के लिए आपके पास कोई f ऑफ x था ही नहीं, तो आपके f ऑफ x का आंसर कितना आया 0। तो आपका जो f ऑफ x का स्टैंडर्ड आंसर होता है दैट इज -∞ से लेके x f ऑफ x dx जो होगा, इस केस में क्लियरली कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको मिल चुका है सबसे पहले तो f ऑफ x का वैल्यू, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वैल्यू, जो कि कितना आया है 0। तो पहला लॉट खत्म। अब जाते हैं दूसरे लॉट के लिए। जस्ट बी विथ मी। दूसरे लॉट में 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू कितना करना है अपने को 2। तो इस केस में आपके f ऑफ x का वैल्यू कितना है kx स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप भी चेक कर सकते हो 1 से लेके 2 में कितना वैल्यू है, kx स्क्वायर है। तो चलिए अब k का वैल्यू भी तो लिख दूं यहाँ पे, kx स्क्वायर, एक सेकेंड ना, kx स्क्वायर, और k का वैल्यू कितना आया था दोस्त 6/29। तो 6/29 और यहाँ पे x स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है, लिख देते हैं। हाँ, अब मुझे बता दो आप f ऑफ x को कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमेशा याद रखना लोअर लिमिट आपका यहाँ पे लॉक्ड है 1 पे, लेकिन अपर लिमिट जब भी आप लिखते हो ना तो आपको लिखना होगा x। देख सकते हो आप ओरिजिनल फॉर्मूला में भी कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है। अब यहाँ पे आप शांति से 6/29 को लिख दो, साथ में x स्क्वायर और dx कर दो। तो बता दो 6/29 को बाहर लूँ, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x³/3 आएगा मेरे दोस्त, गोइंग फ्रॉम 1 से लेके x3 को यहाँ पे कैंसिल कर लो। सो ये 2/29 तो दिखेगा ही दिखेगा। अपर लिमिट करोगे तो ऑफ कोर्स क्या आएगा x³ आएगा, और लोअर लिमिट करोगे तो ऑफ कोर्स कितना आएगा 1 आएगा। जैसे भी हो जो भी हो, ये जो भी दिख रहा है ना भाई, मैं ना बिल्कुल यहाँ पे नाराज नहीं हूँ। आई हैव गॉट माई आंसर दैट इज x³ - 1। अब आप बोलोगे सर 2 ही वर्जन कर लिए, तीसरे वर्जन के बारे में बता दो ना। तो चलो मैं बता दूँ आपको, तीसरा वर्जन जो आएगा वो आएगा किस केस में। देखिए अब आपको 1 से लेके 2 में आपने काम कर दिया ना, अब आपको करना है 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन कितना होगा 3। आप चेक कर सकते हो 2 से लेके 3 में आपके लिए f ऑफ x का आंसर तो kx आएगा, राइट। अब आप मुझे बता दो इसको किस तरीके से ब्रेक डाउन करोगे। आपके f ऑफ x को अब ना बहुत स्मार्ट बनना पड़ेगा। देखो आपके सर क्या कर रहे हैं, इस केस में आपको 1 से लेके 2, यानी कि जो पहला था उसको कंसिडरेशन में लेना ही पड़ेगा 1 से लेके 2 वाला, क्योंकि उसके ऊपर ये चढ़ रहा है एंड इट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो 1 से लेके 2 वाला f ऑफ x आपको लेना पड़ेगा सबसे पहले तो, और उसके बाद आप 2 से लेके x वाला f ऑफ x लोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। आर यू गाइज रियली गेटिंग माय पॉइंट कि सर ने यहाँ पे क्या किया हुआ है? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हमेशा गलती क्या होती है, 2 से लेके 3 तो हम लोगों को लगता है बस 2 से लेके x तक के ले लो, बात खत्म कर लो। तो यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों किया बस 1 से लेके x, क्योंकि इसके पहले मेरा f ऑफ x का आंसर पूरा का पूरा कितना था 0 था, इसके पहले कुछ था ही नहीं। अब इसके पहले कुछ था तो वो जो था वो मुझे उस रेंज के लिए लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे दोस्त ये 1 से लेके 2 में सिर्फ और सिर्फ kx स्क्वायर था dx, राइट ना, यानी कि 6/29 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 6/29 x स्क्वायर dx था, और ये वाला बंदा 2 से लेके 3 में 6/29 और कितना है सिर्फ और सिर्फ x dx है। तो चलिए ना सॉल्व करते ना इसको। 6/29 को एज इट इज रखता हूँ, लेट्स मेक इट x³ गोइंग फ्रॉम 1 से लेके 2 एंड लेट्स मेक इट 6/29, और ये इसको आप x²/2 गोइंग फ्रॉम 2 से लेके x में लिख सकते हो। तो चलिए अब फटाफट सॉल्विंग कर लो। 3 की वजह से ये 2 होना है, यहाँ पे 2/29 आ गया। अपर लिमिट 2 का क्यूब होता है 8 में, डायरेक्ट करूँ तो चलेगा ना। हाँ, उसके बाद ये 6/29 सॉरी ये 6 और यहाँ पे इसको लेट्स मेक इट 3। सो लेट्स मेक इट 3/29, और यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 4 आ जाएगा। सो वट एवर इट इज़ ये हो जाएगा 14/29 है ना, और प्लस ये आ जाएगा 3/29 और साथ में x² - 4। अब जैसा भी हो जो भी हो भाई, ये अपना f ऑफ x है उस रेंज के लिए लिखा हुआ, करेक्ट।
अब उसके बाद नेक्स्ट भी हम लोगों को करना पड़ेगा, चौथा एलिमेंट भी इस पिक्चर में आने वाला है जो कि बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। जो चौथा एलिमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ x जो है अब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस केस में आपको f ऑफ x के लिए क्या खेलना पड़ेगा, देखो सारी की सारी जितनी सारी हम लोगों के f ऑफ x के इंटीग्रेशंस थे वो सारे आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। 1 से लेके 2 f ऑफ x dx को तो आप लिखोगे ही लिखोगे, और साथ में 2 से लेके ये पूरा का पूरा 3 f ऑफ x dx जो है वो भी आपको लिखना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि 3 और 3 से ग्रेटर के लिए आपको उसके पहले वाले सारे लोगों को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। अब आपको पता है ये जो आंसर है 1 से लेके 2 दिस इज 6/29 और साथ में भाई साहब आते हैं x² dx, करेक्ट, प्लस ये आता है 2 से लेके 3 में अगेन 6/29 और भाई साहब आते हैं x इंटू dx। तो चलिए 6/29 को मैंने लिख दिया यहाँ पे, लेट्स मेक इट x³ 3 गोइंग फ्रॉम 1 से लेके 2, और यहाँ पे भी 6/29 एंड लेट्स मेक इट x²/2 गोइंग फ्रॉम 2 से लेके 3। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 2/29 लेट्स मेक इट 8 - 1 यानी कि 7, प्लस यहाँ पे करते हैं 3/29 और ये कर लेते हैं 9 माइनस कितना कर लेते हैं मेरे भाई 4। तो आप खुद ही मुझे बता दीजिए, ये आ जाएगा 7 और इंटू 2 यानी कि 14/29 और ये आ जाएगा 15/29। सो इन ऑल जैसे कि हम लोगों ने बोला भी था, ओवरऑल जो फाइनल आंसर होता है वो हमेशा 1 होता है सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड होने के बाद। तो ये देखो ये आपको मिला f ऑफ x का आंसर जो आपने यहाँ पे कितना लाया 1। तो अब अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में ये लोग बोलेंगे तो आपने बस ऐसा करना है, f ऑफ x करना है इज इक्वल टू करना है और ये सारी वैल्यूज लिखनी है। जैसे कि आता है 0, राइट, उसके बाद आता है 2/29 x³ - 1 आता है, करेक्ट, उसके बाद आता है 14/29 और साथ में क्या रेंज दे रहा है भाई 3/29 प्लस 3/29 और यहाँ पे आएगा x² - 4, सही है ना, x² - 4, और लास्ट में जो आपको पूरा आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 1। अब सिर्फ रेंज लिखना है आपको, x < 1 दिस इज 1 <= x < 2 दिस इज 2 <= x < 3 एंड दिस इज फॉर x > 3। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस सम। बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट सम था, ध्यान से देखना, एक बार खुद भी कर लेना, यू विल गेट योर आंसर्स, इजी है। चलिए अब जाते हैं नेक्स्ट सम के लिए। रैंडम वेरिएबल x हैज़ डेंसिटी फंक्शन, यानी कि वापस स्मॉल f ऑफ x हम लोगों को दिया हुआ है c/x² + 1 गोइंग फ्रॉम, रेंज देख लीजिएगा, -∞ से लेकर इन्फिनिटी लिखा है, हम लोगों को कांस्टेंट c को फाइंड करना है। ये तो सबसे पहला पार्ट तो बहुत ईजी है, काम कर ही सकते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में थोड़ा सा दिमाग ज़रूर लगेगा। तो चलिए सबसे पहले पार्ट के लिए जाते हैं, टू फाइंड c। क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए, वी नो दैट, याद आया कुछ, वही है यार, वी नो, क्या नो, हमें पता है कि भाई जो हमें आंसर निकालना है -∞ से लेके इन्फिनिटी में ये फंक्शन जो होता है उसका हमेशा आंसर कितना होता है 1 होता है। तो बता दीजिए, अब रेंज तो हिलेगी नहीं, -∞ से इन्फिनिटी रहेगी, यहाँ पे आएगा c अपॉन यहाँ पे 1 + x² लिख देता हूँ मैं, dx इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 1। अब क्या आपको पता है एज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² जो आता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x होता है। नहीं पता तो याद रखना कि 1/1 + x² का इंटीग्रेशन का आंसर आता है tan इनवर्स ऑफ x। तो मैं काम करता हूँ c को बाहर लेता हूँ, आई राइट दिस हैज टू बी tan इनवर्स ऑफ x गोइंग फ्रॉम -∞ से लेके इन्फिनिटी, हैविंग वैल्यू कितना आया 1। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट भी शांति से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दिस विल लुक लाइक tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ -∞। तो कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एज tan इनवर्स ऑफ -θ इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ θ एंड tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू हमेशा कितना होता है π/2। तो ये दो चीज़ें जिनको पता है उनके लिए ये काम और आसान हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी को फिलहाल तो मैं जैसे वैसे लिख देता हूँ, वैल्यू पता पड़ चुकी है, π/2 आती है। ये देखो tan इनवर्स ऑड फंक्शन है तो अंदर अगर माइनस है तो वो घर के बाहर आएगी, तो माइनस माइनस नाउ वुड बिकम प्लस एंड देयर विल बी tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी का टर्म विच इज इक्वल टू 1, करेक्ट है। अब ये हो जाएगा c2 tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग
इज इक्वल टू 1, तो आपको पता है C2 और ये आंसर tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी का आता है पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो आपको C अंकल का आंसर मिल गया, दैट इज 1 बाई पाई। तो आपको एक बार का C आ गया, तो आपका जो कांस्टेंट C फाइंड करने का काम था वो आपने यहाँ पे क्लियरली क्या कर दिया, खत्म कर दिया। आई होप सो कि आपको यहाँ तक जितना सिखाया अब तक पता पड़ चुका है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि देखो अगर यहाँ पे x स्क्वायर ना होता, सिर्फ x होता, तो हम लोग इंटीग्रेशन का रेंज फटाफट लिख के बात खत्म करते, बट यहाँ पे कौन दिया है, x स्क्वायर दिया है। तो अब ना ये जो सब क्वेश्चन 2 है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज देख लेना। क्या लिखा है, 1/3 प्रोबेबिलिटी दैट 1/3 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है, 1 है। तो चलो बता दीजिए अब मुझे कि यहाँ पे 1/3 से लेके 1 के बीच में आपको इस बंदे को काम करने के लिए बोला है, तो मैं तो सिंपल चीज बताऊंगा। तो इस केस में फॉर 1/3 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू दिस, x लाइज इन बिटवीन प्लस माइनस 1/√3 टू प्लस माइनस 1, but as f of x is equal to 1 upon x square plus 1 has, ये बहुत ज़रूरी है, बताता हूँ आपको, even power of x, it is symmetric about एक्सिस। चलो आपको कुछ लॉजिक बताता हूँ। सबसे पहले तो स्क्वायर है, तो अगर मैं अंडर रूट ले लूँ तो ये 1/√3 और ये 1 होना है, तो प्लस माइनस में होना है, तो मुझे पता है अब x की रेंज मुझे मिल चुकी है जो कि प्लस माइनस 1/√3 से लेके प्लस माइनस 1। अब दोनों रीजन में काम करना है, तो मैं आपको टेक्निकली बता दूँ क्या चीज़ है। हो क्या रहा है पता है, ये सपोज 1/√3 से लेके सपोज कि 1 है, और यहाँ पे माइनस 1/√3 से लेके कितना है, -1 है, राइट। तो यहाँ पे जिस तरीके का ग्राफ आ रहा है, लेट्स से कुछ अगर मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से कुछ आ रहा है, तो सेम तरीके का ग्राफ मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो ये है पूरा का पूरा सिमेट्रिक इस रेंज में। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट सिमेट्री मैंने कैसे फाइंड आउट करी, ये देखो यहाँ पे जो टर्म है ना x की, उसकी पार चेक करो कितनी है, पूरा का पूरा जितने सारे x के टर्म में पार कितनी है, इवन है, एक ही टर्म है वैसे तो। अगर सिमेट्री फाइंड आउट करनी है, तो अगर x में इवन है तो सिमेट्री होती है उल्टे दिमाग वाली, तो सिमेट्रिक अबाउट y होगा अगर इवन पार किसका होगा, x का होगा। अब बोलोगे सर अगर पार ऑड होगी तो फिर तो भाई सवाल ही नहीं, सिमेट्री नहीं होगी। पार अगर इवन है किसी एक की तो वो किसी दूसरे के लिए हमेशा सिमेट्रिक होता है। तो इस केस में दोनों के लिए हम लोगों का आंसर सेम आने वाला है जब हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो अब दोनों की फाइंड तो करनी है, तो क्या मैं इसको अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो प्रोबेबिलिटी वेयर 1/3 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 अगर मुझे डील करनी है तो मुझे करना होगा डबल, क्योंकि दोनों सेक्शन पे काम करना है। एंड देन व्हाट आई विल मेक इज, किसी भी एक रेंज के लिए ले लूंगा 1/√3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 करेंगे, तो किसी भी एक रेंज का वैल्यू निकाल के उसको मैं क्या कर सकता हूँ, डबल कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने डबल किया, आई स्टार्ट गेटिंग माई आंसर, लेट दिस बी आर इक्वेशन नंबर 1। करेंगे भाई आगे जाके इसको भी फाइंड आउट करेंगे, आप टेंशन मत लो। अब इस रेंज के लिए जब हम लोगों को कुछ चीजें फाइंड आउट करनी होती है तो हम लोग इसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए दिखा देते हैं इनको भी हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखो अब ये दिखाई देगा 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन में आपका यहाँ पे आएगा 1/√3 से लेके 1, एम आई करेक्ट, और यहाँ पे f ऑफ x और साथ में कौन आएगा dx। अब आपको पता है, मुझे भी पता है, मैं इसको 1/√3 तो लिख ही दूँ, 1 भी लिख दूँ। f ऑफ x के लिए मेरा जो आंसर है दैट आंसर इज नथिंग बट कितना है मेरे भाई, c अपॉन कितना था, 1 + x² था ना भाई, हाँ dx। अब मुझे बता दो c का वैल्यू आपको पता है, कम्स आउट टू बी 1/π, उसको मैंने बाहर निकाला। इंटीग्रेशन में मैंने इसको लिखा tan इनवर्स ऑफ x और साथ में लिखा 1/√3 से लेके भाई साहब कितना जा रहे हैं, 1 जा रहे हैं, एम आई करेक्ट। तो अब अगर ऐसा कुछ है तो देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। 2/π अंकल मेरे बाहर आए। अब अगर मैं यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूशन के लिए जाऊँ तो मुझे यहाँ पे कौन सी चीज़ें मिलेगी। सबसे पहले तो आई विल गेट tan इनवर्स ऑफ 1 राइट, माइनस आई विल गेट tan इनवर्स ऑफ कितना, 1/√3 करेक्ट। तो सिंपल चीज़ है, मुझे पता है 2/π एज इट इज़। चलो एक काम करते हैं, इनको दिखा देते हैं अपन कि एज, आपको भी तो पता होगा ना tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4 होता है 45 डिग्री, और tan इनवर्स ऑफ 1/√3 का भी आंसर कितना होता है, कम्स आउट टू बी π/6 ओनली। सो बहुत सिंपल है, आपको ये एनालॉजी पता है, सारा लॉजिक पता है, तो उस हिसाब से अगर मैं जाऊँ तो माई आंसर इन दिस केस वुड लुक लाइक 2/π एज इट इज, देयर विल बी π/4 का टर्म माइनस देयर विल बी π/6
6 का टर्म सिंप्लीफाई करोगे, बेस वगैरह एडजस्ट करोगे तो आपको ओवरऑल देखो तो आप यहाँ से पाई को बाहर निकाल सकते हो। एक काम करते हैं ना, बेस इसका 12 करते हैं, 2/पाई, लेट्स मेक इट 12 बेस। 12 बेस करूँगा तो 3 पाई माइनस 2 पाई यानी कि पाई आएगा बस। तो ये ओवरऑल अगर मेरा कैंसिलेशन करोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। वापस बता रहा हूँ, 3 पाई माइनस 2 पाई 1 पाई 1 पाई बाई 12 अगर मैं बेस लूँ तो कुछ इस हिसाब से मुझे यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है, करेक्ट। और साथ में पाई को पाई की टर्म चली गई, 2 को 12, तो यहाँ पे मेरा आंसर कम्स आउट टू बी कितना आया, 1/6। तो एक काम तो मैंने यहाँ पे तमाम कर दिया। तो देखो जो जो सवाल पूछे थे उसमें से कौन सा पार्ट खत्म हो चुका है। पहला हम लोगों ने खत्म किया, दूसरा भी हम लोगों ने खत्म किया। अब सवाल किस चीज़ का है, ये तीसरे वाले के लिए हम लोगों को काम करना है। कौन है भाई तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है। इतनी बड़ी बात तो है नहीं क्योंकि एक ही रेंज के लिए खेल रहे। तो हम लोग अब जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अब बहुत सिंपल होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या रेंज के लिए होगा, -∞ से लेके x रहेगा एफ ऑफ एक्स डी, क्योंकि बाकी कुछ बनता ही नहीं है, लॉजिक ही कुछ बनता नहीं है। तो चलिए अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अब एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एज इट इज़ लिखेंगे, -∞ से लेके x को एज इट इज़ लिखेंगे। आपको भी पता है दिस इज c/1 + x², जिसमें क्या आपको पता है c का वैल्यू क्या है, ऑफ कोर्स हमें पता है 1/पाई। लेट्स इंटीग्रेट दिस, सिखाया मैंने ये tan इनवर्स ऑफ x आता है गोइंग फ्रॉम -∞ से लेके x तक के। डरते तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर हम लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट के लिए जाए तो ये मुझे दिखाई देगा 1/पाई एज इट इज, ये आएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ कितना होगा -∞। नाउ इसके भी बारे में आपको पता है, ये 1/पाई एज इट इज लिख के मैं इसको tan इनवर्स ऑफ x को एज इट इज रखूँ और माइनस माइनस वुड बिकम प्लस क्यू, क्योंकि tan इनवर्स होता है ऑड फंक्शन और यहाँ पे आया tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी जिसकी वैल्यू होती है π/2। तो हमें तो सब कुछ पता है दोस्त, बस हमें यहाँ पे अब वैल्यूएशन करना है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस कितना आएगा π/2। और मेरे दोस्त ये था आपका f ऑफ x का आंसर। तो ये सबसे इजी वाला f ऑफ x निकला क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे क्लियरली फुल रेंज के लिए दी थी, तो हम लोगों को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये पूरा सम आई होप सो आपको समझ में आया है। अब ये मैंने कौन से सम्स लिए जहाँ पे आपको हमेशा छोटा वाला f दिया जाता था, f ऑफ x वाला, राइट। अब हम लोग जो सम्स देखेंगे उसमें देखो मुझे कौन सा वाला सम दिया है, बड़ा वाला f ऑफ x दिया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हम लोग अब तक निकाल रहे थे वो पहले से दे दिया है इन लोगों ने। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, उसकी रेंज दी है। हमें अब उल्टा सब कुछ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करनी है, उसके बाद सी अंकल को फाइंड आउट करना है और उसके बाद प्रोबेबिलिटी वेयर कैपिटल X इज ग्रेटर देन 1 को फाइंड आउट करना है। तो बहुत ईजी है भाई, कर लेंगे ना, आप टेंशन मत लो, आप बस मेरे साथ रहो, मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाऊंगा। हमेशा याद रखना, एज वी नो जब हमें कैपिटल F दिया जाता है ना तो आप हमेशा याद रखना d/dx ऑफ f ऑफ x जो होता है वही आपके स्मॉल f ऑफ x को जन्म देगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को निकालने में आपकी मदद करेगा। नाउ एज वी नो कि हमें ये अब d/dx ऑफ क्या है, cx³ के लिए काम करना है। तो आपको पता है c एज इट इज रहेगा, दिस विल बी 3x², x³ का डेरिवेटिव आता है 3x² जो कि nx⁻⁻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 अगर जाऊँ तो ये जो आंसर है ये किसका आंसर आया, f ऑफ x। चलो इसको अच्छे बच्चों की तरह लिखते हैं। अभी जो हमें नहीं दिया था वो हम लोगों ने निकाल लिया, 3cx² इन द रेंज 0 लेस देन x लेस देन 3। देन बाकी सारी जगह पे क्योंकि 1 का डेरिवेटिव कितना आना है 0, 0 का तो वैसे भी 0 है तो ये आया, अदरवाइज आपका सब जगह पे कितना आया 0। ये कौन है भाई, आप अगर इसको ध्यान से देखो तो क्या मैं इसी को आपका क्या बोल सकता हूँ, PDF बोल सकता हूँ। तो व्हाट वी हैव गॉट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। बस एक बार डिफरेंशिएशन ले लो, बड़े वाले f का छोटा वाला f आपके सामने रेडी हो जाएगा, राइट। अब यहां तक आ गए, अब c को फाइंड आउट करना है तो भाई वही पुरानी प्रोसीजर हम लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। नंबर 2 में टू फाइंड c है ना। तो c को फाइंड करने के लिए आपको और मुझे दोनों को पता है, इंटीग्रेशन -∞ से लेके इन्फिनिटी में जाओगे, f ऑफ x dx को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आता है, हमेशा आता है आपका आंसर 1। तो उस लॉजिक के हिसाब से मैं अगर जाऊँ तो -∞ to इन्फिनिटी तक का तो सवाल आता ही नहीं है, क्योंकि भाई साहब प्रेजेंट है 0 से लेके 3 में, जिसमें आपके f ऑफ x आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा है मैं 3cx² हूँ। भाई मुझे आप इग्नोर मत कीजिएगा, 3 और c को बाहर निकाला, x² का इंटीग्रेशन x³/3। मेरे भाई प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन डिफरेंशिएशन। यहाँ पे डिफरेंशिएशन था
लिख दूँ क्या यार, आप लोग कुछ भी करने लगाते हो आपके सर को। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव आता है एक्स रेस टू एन माइनस वन, ट्रू ना। तो ये था डिफरेंशिएशन जहाँ पे एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर हो गया, और ये था इंटीग्रेशन जहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब हो गया। तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट के हिसाब से जाए तो ये 3 का क्यूब, हाँ कितना आता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब आता है 27 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो सी की वैल्यू मुझे मिल गई 1/27। कोई नहीं जी, जो भी आया वो अपना किसका आंसर आया, सी का। तो ये भी मैंने खत्म कर दिया, पहला तो मैंने वैसे भी खत्म कर दिया था। अब मुझे बता दो, अगर मैंने ये खत्म किया है सी, तो यहाँ पे जहां जहां पे सी है वहां पे 1/27 तो मैं लिख ही सकता हूं, है कि नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले एलिमेंट के लिए जाते हैं। नंबर 3 के लिए मुझे बोला है, ये तो बहुत आसान है, पी वेर एक्स इज ग्रेटर देन कितना बोला है, आई एम सॉरी कैपिटल एक्स है, कुछ भी हो। अब आप मुझे बता दो क्या लिखोगे। ऑफ कोर्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 से लेके जो भी होगा ग्रेटर देन इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी के रेंज का बंदा वो हम लोग लिखेंगे। बट यहाँ पे 1 से लेके सिग्नल प्रेजेंट ही कहाँ तक है, सिर्फ और सिर्फ 3 तक के। तो आपने 1 से लेके सिर्फ कहाँ तक लिखना था, 3, और इस केस में आप लोग यहाँ पे लिखोगे 3c एक्स स्क्वायर और dx। अब c का वैल्यू तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 1 से लेके 3 इंटू 1/27 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा dx। तो ये और ये कैंसिल होके यहाँ पे आएगा 9, सो दिस इज 1/9 एंड दिस हैज बिकम नाउ एक्स क्यूब बाई 3 गोइंग फ्रॉम 1 से लेके 3। तो ये वापस 1/27 आ गया। यहाँ पे देखिए 27 हो गया -1 का क्यूब, यानी कि दिस हैज नाउ बिकम 26 बाय कितना आ गया 27। ये था आपका प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 1 का आंसर। इजंट इट दैट सिंपल। देखो कितने अच्छे और पूरे के पूरे मार्क्स जो हम लोगों को मिल रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर सम्स, और इस तरीके से आप इनको वर्कआउट कर सकते हो। डन है। अब इसी तरीके से एक आध और सम आपको दिखा दूं। अगेन कैपिटल एफ एक्स ऑफ एक्स पे आया हुआ है, तो कैपिटल एफ दिया हुआ है हम लोगों को और पूछा है कि क्या भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन सकता है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में तो बेसिक आइडिया है ही है। मैं बस एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो क्या सकता है। जैसे हम लोगों ने सम को शुरू किया था उसी तरीके से प्रीवियस सम के हिसाब से वी नो कि डी बाई डी एक्स ऑफ हम लोग अगर एफ ऑफ एक्स करें तो हम लोगों को छोटू वाला एफ ऑफ एक्स जरूर मिलता है जिसको पीडीएफ बोला जाता है। तो अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ इस केस में सी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर करूं तो माई आंसर इज -2c और कितना आता है x आता है। तो फिलहाल तो मैं एफ ऑफ एक्स को स्टाइल में लिख सकता हूं, कम्स आउट टू बी -2cx गोइंग फ्रॉम 0 लेस देन x लेस देन 1, करेक्ट, एंड इट इज 0 एल्स सारी जगह पे। तो इतना तो मैं लिख ही सकता हूं। अब सवाल ये कि ये बंदा वैलिड है या फिर नहीं है। तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, एक काम करते हैं ना हम लोग, एक काम करते हैं इसका सी का पोजिशनिंग पे डिसाइड करता है कि ये किस तरीके से वर्क होगा। फॉर पीडीएफ हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी -2cx dx का आंसर जो होना चाहिए वो कितना आना चाहिए 1, यानी कि एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ। यार आप भी कंफ्यूजन में ना जाओ, बता दो अब इशू क्या है। रेंज तो भाई मैं लिखूंगा 0 से लेके इज इक्वल टू 0 से लेके 1 लिखूंगा, राइट, आई एम सॉरी, इंटीग्रेशन में 0 से लेके 1 लिखूंगा और यहाँ पे -2cx लिखूंगा, dx लिखूंगा इज इक्वल टू 1, -2 बाहर, c बाहर, x का x स्क्वायर बाय 2 आएगा, गोइंग फ्रॉम 0 से लेके 1 होगा इज इक्वल टू 1, 2 को 2 कैंसिल, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट अप करोगे तो -c इज इक्वल टू 1 आएगा, तो c के जगह पे आएगा -1। तो अगर मैं f ऑफ x को रीराइट करूँ, सो रीराइटिंग 1, किसको 1 देंगे, इसको 1 दे देंगे अपन। अगर रीराइट करूं तो मुझे ये दिखाई देता है -2 यानी कि 2x, और ये दिखाई देता है 0 फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1 और एल्स, राइट। अब मुझे बता दो क्या आपको लगता है ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो सकता है? मुझे नहीं लगता, मैं बताता हूँ क्यों। देखो आपको पता है ना, एज वी नो एज f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड it cannot exceed what, क्या सीखे थे हम लोग, इसने क्या एक्सीड नहीं करना चाहिए, इसने एट एनी कॉस्ट एक्सीड नहीं करना चाहिए, एक्सीड वैल्यू 1, राइट। अब आप ध्यान से देखना, ये x की रेंज आपकी कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके 1। अगर मैं x की रेंज 0.5 भी ले लूं तो देखो 0.5 वैल्यू लेने के बाद 0.5 इंटू 2 ऑफकोर्स कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। तो यहाँ पे इस रेंज के लिए ये वैल्यू 1 से भी बड़ी हो रही है। आप समझ रहे हो मेरी बात? चलो 1 पुट अप करके देख लेना, 1 इंटू 2 कितनी होती है 2, कभी प्रोबेबिलिटी 2 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, सिंपल एनालॉजी है भाई। सो हियर इन दिस केस फॉर x की एवरी वैल्यू जो कि ग्रेटर देन 0.5 है, प्रोबेबिलिटी एक्सीड्स
value 1, so this cannot be a distribution function. उन्होंने वही तो पूछा था, है या नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है? आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं है, ये हम लोग इनको क्लियरली बता सकते हैं. इज दिस क्लियर टू यू? समझ में आया पूरा सम? अब अगर ये सम समझ में आया तो बस मैं आपको दो ऐसे छोटे से सम बताता हूँ जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हुए. वैल्यूज काफी बड़ी है और ना लॉजिक बस समझ लो क्या है किस तरीके से, राइट? लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल गिविंग द नंबर ऑफ एसेस. अब आपको पता है कि हम लोगों को इक्के ढूंढ के निकालने हैं भाई इन अ रैंडम ड्रॉ ऑफ 4 कार्ड्स. आउट ऑफ कितने कार्ड्स? 52 कार्ड्स. अब आपको और मुझे दोनों को पता है, हम लोगों ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था जहां पे पूरे के पूरे कार्ड्स के सम हम लोगों ने किए हुए थे. और तो और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से कॉम्बिनेशन को किस तरीके से यूज किया जाता है ये भी हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं. अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? काम वही करना है, बट एंड में आप देखो पूछा क्या है. एक तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है और उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम लोगों को फाइंड आउट करना है. तो देखो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हुई है, आपके लिए आसानी हो जाएगी. अब मेरे पास है 52 कार्ड्स, राइट? तो मुझे 52 कार्ड्स में से 4 पत्ते अगर रैंडमली ड्रॉ करने हैं और उसमें से मुझे देखना है कि भाई मेरे इक्के कितने निकल रहे हैं, तो क्या सीन हो सकता है और किस तरीके से रैंडम वेरिएबल सेट कर सकते हैं मुझे बताइए. रैंडम वेरिएबल मतलब रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट करना. तो रैंडमली यहाँ पे एसेस के बारे में बात करिए तो मेरे पास ओवरऑल 52 पत्तों में से 4 इक्के होंगे. अब 4 इक्कों में से हो क्या क्या सकते हैं? सपोज कि आपने चारों पत्ते निकाल लिए और चारों रैंडम ड्रॉ में आपको एक भी इक्का नहीं आया, तो आपका रैंडम वेरिएबल कहेगा मेरे पास 0 इक्के. उसके बाद अगर वापस आपने ट्राई किया, वापस 4 बार पत्ते ड्रॉ किए और 4 में से एक अगर इक्का आया तो आप बोल सकते हो 1 इक्का. देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि 4 में से 2 इक्के निकल के आए. देन देर इज पॉसिबिलिटी कि 3 इक्के निकल के आए. और भाई अगर चारों के चारों इक्के आए ना तो आपने तो 3 पत्ती खेलना चाहिए. देखो यहाँ पे चारों के चारों इक्के आ सकते हैं, ये भी एक सिचुएशन बनेगी. तो रैंडम वेरिएबल प्रोग्राम्ड है भाई 0, 1, 2, 3 या फिर फाइनली कितना आ सकता है 4. तो चलिए अब इसको हम लोग खिला पिला के रेडी कर लेते हैं कि अगर ये तो हुआ मेरा रैंडम वेरिएबल का काम. ओवरऑल नंबर ऑफ वेज क्या रहेंगे मेरे पास? अगर 52 पत्ते हैं उसमें से 4 पत्ते रैंडमली ड्रॉ करने, तो नंबर ऑफ वेज वाला स्ट्रेटेजी है भाई. कैलसी आपके पास होता है, आपको बस 52 पत्तों में से 4 पत्ते रैंडमली ड्रॉ करने का कॉम्बिनेशन निकालना है. तो 52 C4 आपको मुझे दोनों को पता है कैलसी पे निकल सकता है. वैसे भी मेरा वीडियो है किस तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए कैलकुलेशंस करने हैं. तो ये अगर आपने कैलसी पे फाइंड आउट किया यू विल गेट योर आंसर एज समथिंग लाइक 270725 वेज. इतने सारे वेज होते हैं हमें पता भी नहीं है. देखो अब इतने सारे वेज में से एक एक को चुन चुन के हम लोग खत्म करते हैं. सबसे पहले तो भाई एक भी अगर इक्का नहीं आया तो क्या सिचुएशन होगी? तो देखिए सिंपल चीज है, अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 0 इक्के है तो इस केस में जो 4 इक्के का सेट है उसमें से कोई नहीं आया. तो अगर 4 इक्के निकल गए तो बचे कितने थे? 48 पत्ते बचे थे जो कि नॉन एस कार्ड्स है. तो उसमें से ही आपको चारों आए होंगे. तो आपको कैलकुलेशन में करना क्या है, ये आपके फेवरेबल आउटकम्स के हिसाब से देखो और ये आपके पॉसिबल आउटकम के हिसाब से देखो. तो फेवरेबल में आपको कि कोई भी एक इक्का नहीं आया यानी कि नॉन इक्के वाले सारे पत्ते आए तो 42 C4 को ही कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा. अगेन कैलसी जिंदाबाद है मेरे भाई. कैलसी से कैलकुलेशन किया. नीचे तो आपके नंबर ऑफ आउटकम जितने सारे हो सकते हैं वो सारे के सारे मैंने ऑलरेडी सब जगह पे 52 C4 आएगा. आप जितने सारे कैलकुलेशन करोगे ये बस दिमाग में रखो. अब देखते हैं कि मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्का आया तो क्या सीन होगा. तो सिंपल चीज है, जैसे यहां पे 0 था वैसे ही 4C कितना हो जाएगा 1, यानी कि एक इक्का 4 में से आया. देख लीजिए तो 48 में से कितने पत्ते कंसिडर होंगे? ऑफ कोर्स एक इक्का अगर आ चुका है तो नॉन एस कितने होंगे भाई? 3 होंगे. तो यहां पे मैंने उसको 48 C3 में लिखा है. ये ना ऑरिंग नहीं है, एंडिंग है. तो प्लीज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ये चीज ध्यान रखना. तो ये मल्टीप्लाई होकर कुछ इस तरीके से आंसर आया. मैं ना डिनोमिनेटर की बात ही नहीं करूंगा, आपको पता है क्या होने वाला है थ्रू आउट डिनोमिनेटर के केस में. नेक्स्ट देखो 2 इक्कों के लिए ये सब सीन चेंज हो जाएगा. 4C2 हो जाएगा और 42C2 हो जाएगा. 3 इक्कों के लिए 4C3 और 48C1 हो जाएगा. और तो और जब 4 इक्के रहेंगे ना तो आपका 4C4 होना है और कोई भी नॉन एस में से एक भी पत्ता नहीं होगा. तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन आके, बहुत रेयर केस है यार, इतने सारे लोगों में बस एक अकेला ऐसा हो सकता है. इस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है. अब मुझे बता दो प्रोबेबिलिटी को प्लॉट कैसे किया. याद करो नंबर ऑफ हेड्स वाला मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिखाया था, बेसिक एनालॉजी दिखाई थी. 0, 1, 2, 3, 4 एसेस के हिसाब से हर एक की मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखी है. तो ये कौन है? यही तो है जिसको आप डेंसिटी फंक्शन बोल सकते हो. अब बोलोगे सर जी डेंसिटी फंक्शन आ गया, अब एक और सवाल पूछा है, अब खुद ही देख लो. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ चुका है और क्या पूछा है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. बताओगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में सबसे पहले लगता है C यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन. तो आपको बस
शुरू का सबसे पहला वाला प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो रहता है, सॉरी एफ ऑफ एक्स जीरो रहता है, एंड का जो होता है वो हमेशा वन रहता है, क्योंकि इस केस में आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फाइनल आंसर हमेशा वन रहेगा। अब इन बिटवीन क्या हो सकता है, आपको मैंने बोला क्यूमुलेटिव का मतलब है कि भाई ऐड करते जाओ। तो इनिशियली क्या था, कुछ था ही नहीं, तो सब कुछ जीरो पे था। उसके बाद लाइफ आगे बढ़ी और मुझे मिला जीरो का कुछ प्रोबेबिलिटी, तो जीरो वाले का प्रोबेबिलिटी मैंने लिख दिया। अब जबकि मुझे वन के लिए जाना है तो मैं क्या करूंगा, जीरो और वन को ऐड करके जो आंसर आएगा वो लिखूंगा। तो अगर आपको ये अजीब सा नंबर दिखाई दे रहा है इसके बाद का, तो प्लीज भाई याद रखना ये नंबर क्यों आया है। ये नंबर मैंने ऊपर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर के वैल्यू को इस न्यूमरेटर के वैल्यू के साथ ऐड करी है, और तो और बेस वही रखा है। तो देखो आपको ये आंसर मिल गया। अब बता दीजिए 2 तक के हो गया, तो 3 तक के अगर मुझे करना है, सॉरी 1 तक के हो गया, 2 तक के अगर करना है तो सारे के सारे लोग ऐड करो, उसके बाद ये 192 को भी ऐड करो। तो वैल्यूज आपके सामने है, बहुत शिद्दत से मैंने लिखे। और मजेदार चीज देखो, ये सारी वैल्यूज जब मैंने ऐड करी तो बेस तो आपका 270725 ही है। सारी वैल्यू ऐड करने के बाद ऊपर भी आपको 270725 दिखाई देगा, यानी कि फाइनली आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसका आंसर कितना आएगा, वन आएगा। तो आई होप ये लॉजिक आपको पता चला है। वैसे तो बहुत सारे सम्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बस ये वाला वर्जन मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से दिखाया। आई होप सो ये क्लियर है। जल्दी से नोटबुक में फटाफट इसको पॉज करो, एक बार रिवाइंड करके देखो, और अगर क्लियर है तो लिख लो। राइट, चलिए अब देखते हैं लास्ट सम। द माइलेज इन थाउजेंड्स ऑफ माइल्स विच अ कार ओनर गेट्स विथ सर्टन काइंड ऑफ टायर्स इज अ रैंडम वेरिएबल हैविंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ऐसे सम्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम भाई हम लोगों को समझ में नहीं आता, दिमाग में नहीं घुसता कि क्या पूछ रहे, क्यों पूछ रहे। देखो मैं तो उल्टा बता रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम अच्छे होते हैं क्योंकि हम लोगों को वो कुछ ना कुछ एक लॉजिक देने की कोशिश करते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को टायर के बारे में बात करें कि भाई एक टायर जो है उसका माइलेज ऑलरेडी दिया हुआ है, वो नहीं टीवी पे ऐड आती है, तो जो भी टायर है उसका अगर कुछ हम लोगों को माइलेज दिया हुआ है तो वो कितना टिक रहा है, ये उन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है। देखो क्या दिया है, एज यूजुअल छोटा वाला एफ दिया है, तो आपको पता है ये मुझे डेंसिटी फंक्शन दी गई है, लिख दिया, रेंज लिखा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बाकी सब जगह पे भाई साहब का आंसर कितना है 0। अब स्मार्ट तो हम लोग है ही, आपको तो छोटे मोटे इंटीग्रेशन मैंने बताने की जरूरत भी नहीं, बट फिर भी यार इतने प्यारे हो तो मैं बता देता हूँ। ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसका आंसर आपको भी पता है, एक्स का कोएफिशिएंट छापो, डिवाइड करो तो आपको आपका आंसर मिल जाता है। तो सिंपल चीज है। अब देखते हैं सम्स के बारे में क्या बोला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ दीज टायर विल लास्ट, नंबर 1 एट मोस्ट 10,000 माइल्स, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बस 10,000 माइल्स तक के ये चला हुआ है। वो पूछोगे सर इंटीग्रेशन की रेंज में अगर मैं 0 के साथ 10,000 लिखूं तो भाई कितना बड़ा सारा सीन हो जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तब। तो भाई सबसे पहले तो सवाल देखो, उन्होंने ऑलरेडी बोला है थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, यानी कि ये ऑलरेडी थाउजेंड्स में कैलकुलेट होने वाला है। तो 10,000 का मतलब सिर्फ 10 लिखो, क्योंकि इन 1000 जाओगे तो ऑफ कोर्स वो 10,000 बन जाएगा। तो मुझे करना क्या है, मेरे इस प्यारे से एफ ऑफ एक्स को बस इंटीग्रेट करना है यार। रेंज क्या है, बस 0 से लेके कितनी लिखनी है, 10,000 नहीं, बस 10 लिखना है। तो इंटीग्रेशन तो आप माहिर हो, आपको पता ही है किस तरीके से किया हुआ है। अपर लिमिट लोअर लिमिट आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, प्यारा सा कैलसी उठाओ, 1 - e⁻⁻⁻² कर लो, कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा राम राम, दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड वी हैव गॉट आवर आंसर, जहां पे 10,000 किलोमीटर के लिए हम लोगों को आंसर, सॉरी 10,000 माइल्स के लिए हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। राइट, अब नहीं सेकंड में देखो क्या पूछा है, एनीवेयर इन बिटवीन 16,000 to 24,000 पूछा है। तो हमें क्या करना है यार, वही इंटीग्रेशन, बस रेंज चेंज हो जाएगी, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 16 से लेके 24 होगा, कैलकुलेट करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट आप कैलसी पे सॉल्व करो एंड यू कैन गेट योर आंसर एज टू बी 0.1482। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड, किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या दिमाग लगा रहे हैं। अच्छा एक और बात, सर इधर पे तो माइनस साइन है, इधर की साइन क्यों हट गई भाई, इसको अल्टी में अगर मैं लिख दूं तो ऑफकोर्स मेरी माइनस साइन हट जाएगी। आप खुद भी शांति से जब सम सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना खुद से, तब जाके आपको इसके बारे में आइडिया आ जाएगी। अब देखते हैं लास्ट सवाल क्या है इसमें, लास्ट सवाल यहां पे पूछा हुआ है एट लीस्ट 30,000 माइल्स। इसका मतलब क्या है यार, कम से कम 30,000 माइल के बारे में पूछा है। तो 30,000 से लेके कितना चलना चाहिए जितनी आपकी गाड़ी चलती है। तो मैंने यहाँ पे 30 से लेके कितना लिया भाई, ऊपर का अपर बाउंड दिया ही नहीं है, तो क्लियरली मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दिया। वंस आई राइट दिस टिल इन्फिनिटी, तो आई विल गेट दिस एज 30 से लेके इन्फिनिटी विद द वैल्यूज। अपर लिमिट लोअर लिमिट को सॉल्व किया, प्यार से देखा, तो आई हैव गॉट माय आंसर हैज टू बी दिस। अच्छा एक और चीज, प्यारी चीज बताता हूँ, e⁻∞ किसी को बताओ मत, आंसर जो आता है वो हमेशा कितना आता है
0 आता है। तो ऐसे कुछ सम्स होते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे, कुछ आपको जैसे मैंने बोला। अब आप मुझे पूछो किस तरीके से सम्स ज़्यादा आते हैं, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं वर्ड प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते। वो जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स दे के आपको कैपिटल एफ ऑफ एक्स पूछना, या फिर कैपिटल एफ ऑफ एक्स दे के आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स पूछना, ये वाला एनालॉजी एग्जाम में ज़्यादा चलती है। तो प्लीज़ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लो। ये अगर सच में आ रहा है ना, तो मैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन यानी कि मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मोमेंट वाली कॉन्सेप्ट जो है वो नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगा। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर है। कुछ इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा सम्स भी होंगे ना, तो प्लीज़ ख़त्म कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।